सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 14 आतिथ्य। ये किसके द्वारा लिखा गया है? श्री भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा गया है। आतिथ्य चैप्टर। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की परंपरा को पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है। आतिथ्य शब्द अतिथि से लिया गया है, जो आप लोग सब है ना, आप लोग सब समझ रहे हो क्या कि अतिथि का मतलब क्या होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है? अतिथि देवो भव। अतिथि किसके समान होते हैं? देवता के समान होते हैं। इसीलिए यह जो चैप्टर है क्या संकेत कर रहा है? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है? पारिवारिक जीवन के अटूट हिस्से के रूप में देखा जाता है अतिथि सत्कार की परंपरा को। परंतु प्रस्तुत आत्मकथा में भदंत आनंद कौशल्यायन ने एक भ्रमणशील व्यक्ति के रूप में एक अपरिचित से गांव में अपने कटु मधुर भावानुभूतियों को सहज भाषा में रखा है। एक थका मांदा व्यक्ति सांझ ढलने के पूर्व अपरिचित से भूभाग में रहने का आश्रय ढूंढने की जल्दबाजी में होता है। ऐसा ही कुछ भाव लेखक की यात्रा के पड़ाव को पाने की अपेक्षा और उत्साह को टूटने को लेकर है। एक तिरस्कार की चेतना उसके मन में है, लेकिन उसी गांव में सराय में एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ के समझते हैं। आखिर इस आतिथ्य चैप्टर में लेखक जो है किस प्रकार से भाव को स्थापित किए हैं। जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर, जैसे जीवन पथ पर, जीवन के रास्ते पर, वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन है। कोई ठहर कर किसी पीछे आने वालों का साथी हो लेता है, तो कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वालों के साथ मिल जाता है। कहने का मतलब ये है, अकेले चलना किसी के लिए भी क्या होता है? दुस्तर वर्क होता है, कठिन काम होता है। सब लोग जो है कहीं ना कहीं, आप लोग भी अकेले नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि मनुष्य क्या है? सामुदायिक प्राणी है, वह समूह में रहना चाहता है। और लोग जो है, यही कारण है कि जीवन के पथ पर हो या कहीं पर भी हो, लोगों एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत नहीं थी। लेखक का कहना है कि मुझे उस दिन किसी को आवाज़ देने की भी फुर्सत टाइम नहीं थी। किसी साथी की आशामयी प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने के बहाने भी न ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर भूत सवार था। कहने का मतलब उस काम को, वहाँ जाने का जो है इतना जल्दी था मेरे अंदर कि मैं किसी का भी वेट नहीं किया, न ही किसी को अपने साथ जो है चलने के लिए बोला। मैंने निश्चय किया था अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का, है ना। मैंने क्या निश्चय किया था? लेखक ने क्या निश्चय किया था? तो अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का, कितना देर हम चल सकते हैं। रास्ते चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहर कर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है, सब लोग पीते हैं। परंतु मैं इस नियम का पालन कहीं नहीं करता। पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। रास्ते चलते चलते से मैं पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहां ना ठहरता। यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए। आगे एक कस्बे का पता लगा, सोचा आज वहां तक तो जरूर पहुंचेंगे। रात हो चली, पर तब उस कस्बे तक पहुंचने की धुन थी मीन्स एक दृढ़ता मन में संकल्प लिए हुए थे लेखक कि उस कस्बे तक पहुंच जाऊंगा। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी है। भले आदमी मीन्स अच्छा आदमी है। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। क्या सोचा? यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी से पैर धोऊंगा। हो सकता है गरम तेल भी मलने
को मिल जाए। ये लेखक अपने मन में विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, हो सकता है मैं वहाँ कस्बे में जाऊँ तो हेड मास्टर के यहाँ जो है गरम गरम पानी मिल जाए तो मैं पैर धो लूँगा, और हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और कहीं गरम दूध मिल गया तो क्या कहना। लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने पर, थक कर चूर हो जाने पर, एक बार बैठकर फिर जल्दी से उठने की आशा मन में न रहने पर ऐसी इच्छा क्या अनधिकार चेष्टा समझी जाएगी। जो हो उस रात में ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन्हें हेडमास्टर के बंगले पर जा पहुंचा। लेखक पहुंच भी गए ऐसा सोचते सोचते। बंगला कस्बे के बाहर था। हेडमास्टर साहब के बंगले पर पहुंचकर मैंने वैसे ही दस्तक दी जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर देता है, इतना विश्वास के साथ कि भला आदमी है ना। तो हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। दरवाजा खुला। अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी। मैं उनकी शक्ल सूरत कद को क्या नहीं रखता, मीन्स पहचानता देखता। वे ही मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ। लेखक कह रहा है मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आज्ञा हो तो आपके यहाँ काटना चाहता हूँ मीन्स यहाँ रहना चाहता हूँ। आशा के ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। जितनी कल्पना, कपोल कल्पना सब ऐसे ही धरी की धरी रह गई। अपने को संभालते हुए मैंने निवेदन किया, क्या? लेखक ने कहा, यहाँ कोई परिचित नहीं, रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँगा? यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो गई हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। आपके बरामदे में पड़े रहने, ये किसने कहा? हम अपने घर किसी को ठहरने नहीं देते, ये हेडमास्टर ने कहा। आपके बरामदे में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। किसने कहा? लेखक ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। किसने कहा? हेडमास्टर ने कहा। मैं आज बहुत चला हूँ, थक कर चूर हो रहा हूँ, थक गया हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है। फिर इस अंधेरे में कैसे, कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं? जा रे, इस धर्मशाला का रास्ता दिखा, कहकर हेडमास्टर ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दर्द था मर्माहत अभिमान का। जो थकावट से उससे भी अधिक दूर लेखक किसको बता रहा है कि मैंने जो सोचा था, जो अभिमान पाला था, उसका चूर चूर होना। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से किंचित रोज भरे शब्द में कहा, जो मेरे साथ लेखक के साथ गए थे रास्ता उस धर्मशाला दिखलाने के लिए। उस व्यक्ति से गुस्से में कहा, क्या कहा? जाओ, तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे हम, धर्मशाला का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। यह अभिमान से, इस रोष में, इस दर्द, इस तरह जो है लेखक ने उस व्यक्ति से कहा। तो आदमी शायद यही चाहता भी था। आदमी है ना, कोई व्यक्ति किसी को रास्ता दिखाने के लिए बोल दे तो रास्ता दिखाने के लिए वो कहा है इसलिए जा रहा है, लेकिन यदि कोई बीच में उसको बोल दे जा नहीं लगता तो खुशी से आएगा ना वो, क्योंकि वो तो अपने मन से चाहा नहीं था, कोई दूसरा भेजा था उसको। ऐसे ही उस व्यक्ति के साथ यही हुआ। आदमी शायद यही चाहता भी था। जैसे ही बोला उन्होंने तुरंत लौट गया और मैंने अपनी समझ में धर्मशाला की ओर चल दिया। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। बिना यह जाने की धर्मशाला किस ओर है, पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता ना लगा। सभी दिशा में जो है लेखक चक्कर लगा लिया। काफी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दिया। सोचा वहां कोई होगा, चलकर पूछा जाए। धीरे धीरे पहुंच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा है। दरवाजे पर फिर दस्तक देनी पड़ी। दरवाजा खुलते ही आवाज आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूं मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे जिनके घर से थोड़ी ही देर पहले अपना सा मुंह लेकर विदा हुआ था।
बात यह थी कि इधर उधर घूमते हुए मुझे दिशा भ्रम हो गया। लेखक को पता ही नहीं चला किस ओर गया। धर्मशाला की खोज में निकला हुआ था और फिर वही लेखक के घर में आ गए। मैं कोल्हू के बेल की तरह जहां से चला था फिर वही पहुंच गया। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2 ही 4 मिनट में आसपास के लोगों ने मुझे घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। जो कुछ न कहता वह 4 चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मीन्स 2-4 तो जो है मतलब मार पड़ी जाता। चपत मीन्स वही है, 2-4 जूते तो लगा ही देते चोर समझ करके। मेरी अकल हैरान थी, क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा बुरी तरीके से फंस गया। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूं। लोग कहते देखिए ना अंधेर हैं, बड़ा अंधेर है यहाँ पर। अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की कि पीछे से आ गया। उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। महा अंधेर किस लिए? उनके लिए अंधेर उस गलत फहमी से थे, और इन लोगों के लिए, ये लेखक के लिए महा अंधेर इसलिए क्यों? क्योंकि ये जो है मैं सचमुच सही आदमी उसके बावजूद भी मुझे इन लोग चोर समझ रहे, इसलिए उसके लिए महा अंधेर। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती, विपत्ति पड़ने पर अक्ल मारी जाती है, दिमाग काम नहीं करता बच्चों। लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि उसके काम आती है। जब दुनिया भर से सब दोस्त यारों से और सभी जगह से जब पराजित हो जाता है इंसान, न तो चुपचाप होकर के अपना जो है बुद्धि से काम लेता है, तो बुद्धि लास्ट में काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चल कर आया हूँ, थकान से चकनाचूर, बहुत थका हूँ, आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। फिर बैठकर कृपया मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए, और विश्वास ना हो तो थाने में भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं, और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी न थे, और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई, एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्की हल्की पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठियां निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था, और यदि वे मुझ अज्ञानी यात्री को कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द, क्योंकि और कुछ नहीं था उनके बैग। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने वाले के चोर न होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। बस यही है मेरे पास सिद्ध करने के लिए अपने आप। लोगों की आपस में फुसफुस हुई, चर्चा हुई, चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया, और उसके पीछे पीछे मैं ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में से हारा हुआ कोई पहलवान जा रहे हो, है ना, समझ रहे हो ना। ये स्थिति लेखक की। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा क्यों अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान, इसलिए क्योंकि बहुत बुरी तरीके से तो बेचारा कोई सिद्ध करने के लिए हुआ ही नहीं था। सिद्ध करके बहुत मुश्किल से वहाँ से चोर से ये सिद्ध हुआ कि नहीं नहीं चोर नहीं है ये, इस टाइप से कुछ हुआ। और पहले क्या सोचा था, मेरा इस प्रकार से आवभगत होगी, हेडमास्टर साहब जी गर्म पानी देंगे, है ना, और हो सकता है मैं वहाँ बढ़िया से रहूँगा। लेकिन यार ये स्थिति कि वो आदमी को भी भेज दिया था, उसी का सहारा लेना पड़ा। चलो मुझे दिखाओ धर्मशाला। तो अखाड़े में हारा हुआ कोई आदमी पहलवान जैसे जाता है, वैसे ही बेचारे जो लेखक का स्थिति है वैसे ही हो जाता है। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है, और जब अब किसी तरह नहीं खुल सकता, यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब उनका काम तो हो गया, बस धर्मशाला दिखाना, वो पीछे चला गया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था, मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफी नहीं था, पास में कपड़ा तो था नहीं, तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही थी, ठंड थी,
तो क्या और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज आई, क्या, कौन है? मैंने कहा मुसाफिर, इतनी रात गए आए हो? हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती, इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी। कहते हुए उस अपरिचित आवाज ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? मैंने कहा तुम कहाँ से? मैंने पूछा। उन्होंने पूछा तुम कहाँ से, तो मैंने भी पूछा तुम कहाँ से? हम तो भीख मंगे, दिखाई नहीं देता स्थिति से। अंधे भीख मंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। लेखक का विचार है, अंधे भीख मंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले, क्या खाने को मिला, कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे। लेखक, मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए, कोई तो मेरा सुन ले। उसे सुनने वाला मिला तो पहले पहले मुझे वही अंधा, उसे सुनने वाला मिला तो पहले पहले मुझे वही अंधा। अत से इति तक मैंने कहा सुनाई। अत से मीन्स शुरू से अंत तक के, इति है ना, शुरू से आखिरी तक का मैंने कहा सुनाई, उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। एक दुख वाला व्यक्ति से दूसरा दुख वाले व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, वैसे ही वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई। तब अंधेरे में टटोलते में ढूंढते हुए, टटोलना मीन्स एक प्रकार से ढूंढना, अंधेरे में ऐसे ढूंढते हुए उसने पूछा कहाँ है तुम्हारी टांगे, पैर, उन्हें जरा दबा दो, तुम इतना थके हो। मैंने कहा ना यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? बोले कहाँ है, कहाँ, मुझे दो। मेरे पास वही एक साफा था, साफा 1.5 गज का टुकड़ा, एक गमछे की तरह, मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला मीन्स ढूंढा, ऐसा पकड़ते हुए पकड़ा और नीचे से ऊपर तक कस कर बांध दिया। उसने कहा अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैंने चुपचाप बैठे रहा। मेरे लिए गहरी सहानुभूति दिखाया बेचारा। अब उनका बात को मैंने वैसे ही माना। मैं मूर्तिवत बैठा रहा, बिल्कुल स्टेचू की तरह। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही, बिल्कुल थकावट गई। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। सुबह उठा तो देखा कि मेरा साथी जो है मैं मुझसे पहले उठकर चला गया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में लेखक ने बहुत ही जो भावनात्मक रूप से इस चैप्टर का जो है लेखन किया। इस चैप्टर को इस लेखक द्वारा लिखा गया और इस सहानुभूति के साथ कि किस तरीक़ा से हमें किसी को भी छोटा बड़ा ऐसा नहीं दर्जा देना चाहिए। व्यक्ति तो कोई भी हो, सभी को समान रूप से हमें क्या करना चाहिए? सत्कार करना चाहिए। कोई भी समय में काम आ सकता है और किसी को हमें छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और पहले से कपोल कल्पना में भी नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार से इस चैप्टर में कहा गया है अतिथि देवो भव। इस बात को भी रखा गया है। ओके, तो इस प्रकार से एक निर्बल से व्यक्ति की आत्मीयता और सेवा भाव ने लेखक को मानवीय अनुभूतियों को समझने के लिए एक नया नज़रिया दिया है ना। तो मानव अनुभूति को हमें समझना चाहिए, परखना चाहिए और मानवीय मूल्यों को हमेशा सजो करके रखना चाहिए। आप लोगों को इस चैप्टर से क्या सीख मिली, इसको मीटिंग में अवश्य बताइएगा और किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में क्लियर करिएगा। ओके।